रत्नागिरी नाम के एक गांव में चांदनी और तेजस्वी नाम की दो लड़कियां अपने परिवार के साथ रहती थीं। चांदनी अपने नाम के जैसे ही बहुत सुंदर थी। चांदनी और उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन चांदनी हर काम में बहुत आगे थी। वहीं उसकी फ्रेंड तेजस्वी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो दिखने में तो इतनी सुंदर नहीं थी, मगर उसके घर में ऐशो आराम की सारी सुविधा थी। लेकिन सभी आराम होने के बाद भी वो हमेशा पढ़ने में पीछे रहती थी। ऐसे ही एक दिन तेजस्वी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है, इसलिए मैं शॉपिंग करने जाती हूँ और अपने लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू मेकअप लेकर आती हूँ। तेजस्वी बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने नया मेकअप खरीदा था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम इतना मेकअप क्यों यूज करती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाया करो। देखो जरा चांदनी को, कितनी गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी पढ़ने में कितनी तेज है वो। अरे माँ, इस चांदनी ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। जब देखो तब सब उसी की ही तारीफ करते रहती है। इस चांदनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। छोड़ो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ऐसा कहकर तेजस्वी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। घर से निकलते ही रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड साइली मिलती है। तेजस्वी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। हेलो साइली, तू यहाँ? हाँ, लेकिन तू कहाँ जा रही है? अरे कुछ नहीं, मैं मार्केट जा रही थी। पर तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझसे मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो चांदनी के साथ खेलने आई थी और मुझे थोड़ा इंग्लिश ग्रामर में डाउट था, मैं उससे पूछ भी लूंगी, इसलिए आई थी। अरे तो उसके यहाँ क्यों खेलने जा रही है? वो कितनी गरीब है। तू चल मेरे साथ, मेरे घर पर बहुत सारे खिलौने हैं। पहले हम लोग खेलेंगे, फिर हम दोनों थोड़ी पढ़ाई भी कर लेंगे। क्या पढ़ाई? और तेरे साथ? तुझे पता भी है तो बस रात दिन मेकअप करती रहती है। मैं तो जा रही हूँ चांदनी के घर। ऐसा बोलकर साइली जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चांदनी के घर चली जाती है। तभी तेजस्वी सोचते हुए कहती है, इस चांदनी ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। सारे लोग बस चांदनी की ही तारीफ करते हैं। लगता है अब मुझे उसे मजा चखाना ही होगा। उधर साइली अपनी फ्रेंड चांदनी के घर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, अरे चांदनी, मैं तेरे साथ खेलने आई हूँ और मुझे पढ़ना भी है। क्या तुम मुझे थोड़ा इंग्लिश ग्रामर भी समझा दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इंग्लिश ग्रामर भी समझा दूंगी और साथ ही हम थोड़ा खेल भी लेंगे। कितना अच्छा होता अगर तेजस्वी भी हमारे साथ होती तो। चांदनी, तुम कितनी अच्छी हो और तुम तेजस्वी की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचती है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी तरह वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। साइली, हमको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ चांदनी, तुम सही बोल रही हो। अच्छा चांदनी, ये बताओ, हमारे स्कूल में एक हफ्ते बाद एनुअल फंक्शन चालू होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी। लेकिन तुम्हें पता है, जो भी डांस में फर्स्ट आएगा उससे 50,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो इससे मेरे घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन चांदनी, डांस के लिए ड्रेस भी अच्छी चाहिए। चांदनी, तुम कहाँ से इतने पैसे लाओगी? चांदनी सोच ही रही थी कि तभी वहाँ तेजस्वी आ जाती है और कहती है, इसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े भी खरीद सके। डांस कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना तुम सभी। कोई बात नहीं तेजस्वी, तुम जीतो या मैं जीतूं, मतलब तो एक ही है ना। सब लोग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, अब देखना सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। उसके बाद तेजस्वी अपने घर आ जाती है और डांस की तैयारी में लग जाती है। फिर तेजस्वी अपने लिए बुटीक से सबसे महंगा वाला लहंगा लेती है और खुश होते हुए कहती है, अब मजा चखाऊंगी उस चांदनी की बच्ची को। वो तो इतना महंगा लहंगा खरीद भी नहीं सकती, आखिर गरीब जो है। अपना लिया लहंगा लेने के बाद वो चांदनी के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चांदनी, चांदनी, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने डांस कंपटीशन वाला लहंगा दिखाती हूँ। तेजस्वी कभी भी चांदनी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, मगर इस बार तेजस्वी की बात सुनकर चांदनी खुश हो जाती है। हाँ तेजस्वी, क्यों नहीं, चलो। फिर चांदनी खुशी खुशी तेजस्वी के घर जाती है
उसके बाद तेजस्वी अपना महंगा सा लहंगा दिखाते हुए कहती है, ये देखो लहंगा पूरे 20,000 रूपए का है। अब तो मैं इस लहंगे को पहनकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी और डांस कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। सचमुच तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है और महंगा भी है। इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। अच्छा अब मैं भी चलती हूँ। ऐसा बोलकर चांदनी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ तेजस्वी का लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। जब वो उस लहंगे को पहनकर डांस करेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी और उस लहंगे के कारण वो ये कंपटीशन जीत भी सकती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ? तो चिंता मत कर बेटी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। फिर चांदनी मन ही मन सोचने लग जाती है और कहती है, क्यों ना मैं अपना लहंगा अपने हाथों से सिलूं? अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तब तक तो तैयार हो ही जाएगा। फिर कुछ दिनों तक चांदनी अपने लहंगे को बहुत मेहनत से सिलती है और कुछ दिनों में ही उसे तैयार कर देती है। जब वो लहंगा तैयार होता है तो सचमुच में वो बहुत ही सुंदर दिखता है, तेजस्वी के महंगे लहंगे से भी बहुत ज्यादा सुंदर। इतने खूबसूरत लहंगे को देखकर चांदनी की माँ उससे कहती है, बेटा तेरा लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। अब तो डांस कंपटीशन में फर्स्ट आएगी, देख लेना। तेजस्वी बाहर खड़ी चांदनी और उसकी माँ की सारी बातें सुन रही थी। उसने चांदनी का सुंदर वाला लहंगा देखा और सोचने लगी, अरे इस चांदनी ने तो मुझसे भी सुंदर लहंगा सिल लिया है। मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर उसी रात तेजस्वी चोरी चोरी चांदनी के घर में घुस जाती है और उसके लहंगे को ले जाकर उसके घर के पास वाले कुएं में फेंक देती है। वहीं सुबह उठकर जब चांदनी अपने लहंगे को ढूंढती है तो उसे वो लहंगा कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो रोने लगती है। चांदनी को रोता देखकर तेजस्वी हंसते हुए उसके पास आती है और पूछती है, अरे चांदनी क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही है? अरे क्या बताओ तेजस्वी, मेरा लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ पर मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। चांदनी की बात सुनकर तेजस्वी बहुत जोर जोर से हंसती है और उससे कहती है, तुम्हारे इस लहंगे को तो मैंने कुएं में फेंक दिया है। अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अब समय ही नहीं है और अब तो तुम डांस भी नहीं कर सकती। तेजस्वी की बात सुनकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर चांदनी रोते रोते उस कुएं के पास जाती है और उसमें खड़ी होकर देखने लगती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा तो तेजस्वी ने कुएं में फेंक दिया है। अब मैं कैसे डांस कंपटीशन में जाऊंगी? तभी उस कुएं से एक जोर की आवाज आती है और वो कुआं कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? ये आवाज सुनकर चांदनी डर जाती है और सोचती है कि इस कुएं से आवाज कैसे आ रही है। तुम कौन हो और ये आवाज कहाँ से आ रही है? डरो मत चांदनी, मैं परियों की दुनिया का जादुई कुआं हूँ। तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। परियों की दुनिया के जादुई कुएं? मेरी सहेली ने मेरा बनाया हुआ लहंगा जिसे मैंने 2 दिन की मेहनत करके बनाया था, उसे इस कुएं में फेंक दिया है। अब तो वो लहंगा पूरा खराब भी हो गया होगा। अब मैं क्या पहनूंगी? मैंने सोचा था कि डांस कंपटीशन में फर्स्ट आकर मुझे जो इनाम में 50,000 रूपए मिलेंगे, मैं उससे अपने घर की गरीबी दूर कर दूंगी। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा लहंगा निकाल कर दे देता हूँ। फिर वो जादुई कुआं चांदनी की परीक्षा लेते हुए पहले चांदनी को सोने से बना हुआ एक सुंदर सा चमचमाता लहंगा निकाल कर देता है और बोलता है, क्या ये तुम्हारा लहंगा है? नहीं जादुई कुएं, ये मेरा लहंगा नहीं है। ये तो सोने के जैसा चमक रहा है। ये मेरा लहंगा नहीं हो सकता। इस तरह जादुई कुआं चांदनी की परीक्षा लेते हुए उसे 2-3 महंगे महंगे लहंगे निकाल कर दिखाता है, पर चांदनी कहती है, नहीं, इनमें से कोई भी मेरा लहंगा नहीं है। इस बार जादुई कुआं उसे उसका वाला लहंगा ही निकाल कर दिखाता है। क्या ये वाला तुम्हारा लहंगा है? ये देखकर चांदनी खुशी से उछलने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है,
हाँ जादुई कुएं, ये मेरा ही लहंगा है, प्लीज मुझे मेरा लहंगा दे दीजिए। फिर जादुई कुआं खुश होकर वो लहंगा उसे दे देता है और कहता है, चांदनी बेटी, तुम सचमुच में बहुत सच्ची और ईमानदार लड़की हो। मैंने तुम्हें इतने महंगे महंगे लहंगे दिखाए, पर तुम्हारा जो लहंगा था तुमने वही लिया। जाओ बेटी, अब डांस कंपटीशन में तो तुम ही जीतोगी। चांदनी जादुई कुएं की बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर देखने लगती है। तभी बाहर से तेजस्वी चांदनी को उसी लहंगे को पहने हुए देख लेती है और वो अंदर आकर चांदनी से पूछती है, अरे चांदनी, ये लहंगा तुम्हें कहाँ से मिला? तेजस्वी, ये वही लहंगा है जिसे तुमने खराब करने के लिए कुएं में फेंक दिया था, लेकिन वो परियों की दुनिया का जादुई कुआं था। उसी के पास जाकर मैंने अपना ये लहंगा वापस लिया है। परियों की दुनिया के जादुई कुएं का नाम सुनते ही तेजस्वी सोचती है, क्यों ना मैं भी उस जादुई कुएं के पास जाऊं और उससे और भी महंगा वाला लहंगा ले आऊं। इस लालच में वो अपना लहंगा उस कुएं में फेंक देती है और जोर जोर से उस कुएं को आवाज लगाकर कहती है, और परियों की दुनिया के जादुई कुएं, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या चाहती हो? जादुई कुएं, गलती से मेरा लहंगा कुएं में गिर गया है, क्या आप मेरा लहंगा मुझे लौटा देंगे? हाँ क्यों नहीं, ठीक है, ये लो। ऐसा बोलकर वो तेजस्वी को सबसे महंगा सोने वाला लहंगा देता है, जिसे देखकर तेजस्वी सोचने लग जाती है, ये लहंगा तो मेरे वाले लहंगे से भी बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल अप्सरा लगूंगी और डांस कंपटीशन में इस लहंगे के कारण मैं जीत भी जाऊंगी। तेजस्वी लालच में आकर जादुई कुएं से तुरंत कहती है, हाँ, ये मेरा ही लहंगा है। उस जादुई कुएं ने देखा कि तेजस्वी झूठ बोल रही है, जिससे जादुई कुएं को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम बहुत झूठी लड़की हो और तुमने बेचारी चांदनी को बहुत तंग किया है, इसलिए मैं तुम्हारा लहंगा तुम्हें वापस नहीं करूँगा। अगर तुम कोई नया लहंगा भी लाओगी तो मैं उसे अपने जादू से पूरा खराब कर दूंगा। नहीं जादुई कुएं, मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच में चांदनी को परेशान किया है। प्लीज आप मुझे मेरा लहंगा वापस दे दो, अब मैं कभी भी उसे परेशान नहीं करूंगी। मुझे भी इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, भले ही मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट ना आऊँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस कर देता हूँ, पर अब तुम इस बात को याद रखना कि अब तुमने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सारी चीजें नष्ट कर दूंगा। तेजस्वी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वो परियों के जादुई कुएं से माफी मांगकर अपने पुराने लहंगे को लेकर कंपटीशन की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त प्रतिभा वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ तेजस्वी, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? उसके बाद तेजस्वी सारी बातें प्रतिभा को बताती है। अरे यार तेजस्वी, तू भी ना कितनी बुद्धू लड़की है। क्या मतलब, तू कहना क्या चाहती है? अरे तो उस चांदनी की चाल समझ नहीं पाई, उसने जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया है। उसने जादुई लहंगे के कुएं से तेरी बुराई की होगी, तभी उसने तेरे साथ ऐसा किया। नहीं प्रतिभा, अब मैं कुछ भी गलत ना सोचूंगी और ना ही करूंगी, क्योंकि परियों की दुनिया के जादुई कुएं ने मुझसे कहा है, अगर मैं चांदनी के साथ कुछ भी बुरा करूंगी तो वो आकर मुझे सजा देगा। तेजस्वी की बात सुनकर प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगती है। प्रतिभा को हंसता देखकर तेजस्वी सोच में पड़ जाती है और वो पूछती है, अरे प्रतिभा, तू इतना हंस क्यों रही है? मैंने तो कोई जोक नहीं सुनाया है तुझे। तेरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। पागल, तू एक कुएं से डर गई। इतना बड़ा कुआं तेरे पास आएगा और तुझे रोकेगा? वो तो बस तुझे डराने के लिए कुएं ने ऐसा बोल दिया होगा, वरना तू ही सोच, कुआं वहाँ बैठे तुझे सजा कैसे दे सकता है? अबे यार, हाँ प्रतिभा, तू तो बहुत समझदार है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि कुआं इतनी दूर से मेरे पास कैसे आएगा और मुझे सजा देगा। हाँ तेजस्वी, अब तो तुझे समझ आ गया है। अब तुझे उस चांदनी को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि परियों की दुनिया के जादुई कुएं ने जितना भी बुरा व्यवहार तेरे साथ किया है, वो सिर्फ उसी चांदनी की वजह से किया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रतिभा, मैं समझ गई। अब देखती हूँ कि कैसे वो चांदनी की बच्ची कंपटीशन में खूबसूरत सा लहंगा पहनकर जाती है। ऐसी हालत करूँगी उसके लहंगे की कि वो देखती रह जाएगी। हाँ तेजस्वी, चल मैं भी तेरी मदद करूँगी।
इधर कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स आ चुके थे और एक एक करके सभी स्टेज पर जा रहे थे और सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन तेजस्वी और उसकी फ्रेंड प्रतिभा चांदनी से बदला लेने की साजिश रच रहे थे। तेजस्वी, देख तो जरा चांदनी कौन से कमरे में है। हमें उसकी परफॉर्मेंस से पहले उसके लहंगे को खराब करना पड़ेगा। प्रतिभा तो यही बाहर खड़ी है, मैं अभी देख कर आती हूँ। तेजस्वी जब अंदर जाती है तो देखती है कि सभी दरवाजे के आगे कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे हुए थे। उनमें से एक दरवाजे पर चांदनी का भी नाम लिखा था। अच्छा, तो चांदनी बंदरिया इसी कमरे में है। चलो चलकर अपना काम करती हूँ। फिर तेजस्वी दरवाजा खटखटाती है और चांदनी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। बोलो तेजस्वी, क्या बात है? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। तेजस्वी अंदर आती है और सीधे रोना शुरू कर देती है। अरे तेजस्वी, तुझे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? चांदनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे तेरे लहंगे को कुएं में नहीं फेंकना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं तेजस्वी, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी नंबर आता ही होगा। नहीं चांदनी, मेरा नंबर तो तेरे नंबर से बस पहले ही है, तो अभी समय है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस बात का मुझे अफसोस है। इतना कहकर तेजस्वी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे तेजस्वी, क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। कमरे में पानी नहीं था। चांदनी बाहर पानी लेने के लिए भागती है। तभी तेजस्वी उठती है और चांदनी के लहंगे को ढूंढने लगती है। लहंगा ढूंढकर वो तुरंत कैंची से उसको टुकड़े टुकड़े में काट देती है और वापस बेहोश होने का नाटक करने लगती है। चांदनी पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर मारकर उठाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तेजस्वी तुरंत प्रतिभा के पास आती है और कहती है, सुन प्रतिभा, तुझे पता है हमारा काम हो गया। मैंने उसके लहंगे को पूरा बर्बाद कर दिया। फिर तेजस्वी अपना सुंदर लहंगा पहनकर स्टेज पर जाती है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं और सभी तालियां बजाते हैं, जिससे तेजस्वी बहुत खुश होती है। अब चांदनी को स्टेज पर पुकारा जाता है। चांदनी का नाम पुकारते ही चांदनी स्टेज पर अपने खूबसूरत से लहंगे में आ जाती है और ये देखकर तेजस्वी को विश्वास ही नहीं होता कि उसका लहंगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? तेजस्वी ये सोच ही रही थी कि तभी चांदनी के लिए तालियां बजती है और उसे कंपटीशन का विनर बनाया जाता है। ये देखकर तेजस्वी आग बबूला हो जाती है और गुस्से में बाहर निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है और वो तेजस्वी से कहती है, सुनो बेटी, यहीं पास में मेरे सोने के 2 कड़े गिर गए हैं। क्या तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगी? अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना सुनते ही तेजस्वी लालच में आ जाती है और तैयार हो जाती है। हाँ हाँ दादी, जरूर, चलिए। तेजस्वी उस बूढ़ी औरत के साथ एक सुनसान से इलाके में आ जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत तेजस्वी को जबरदस्ती एक पेड़ से बांध देती है। अरे ये क्या कर रही हो आप? मुझे क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें मैंने क्या कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं वही परियों की दुनिया का जादुई कुआं हूँ। तुम्हें क्या लगा था मैं बाहर नहीं आ सकता और न तो कुछ कर सकता हूँ? मैं इस बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब उसका अंजाम देखो। जादुई कुआं तेजस्वी को उस पेड़ से उल्टा लटका देता है और पानी में लगातार डुबाने लगता है। तुमने क्या सोचा था कि तुम चांदनी के लहंगे को काट दोगी तो वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी? जैसे ही तुम उस लहंगे को टुकड़े टुकड़े में काट कर गई थी, मैंने अपने जादू से उसे वापस पहले की तरह बना दिया था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। नहीं, अभी तुम्हें और भी सजा मिलेगी। तेजस्वी बहुत डर जाती है और लगातार कुएं से माफी मांगती है, जिससे कुएं को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, आज तुम्हें जाने देता हूँ। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम बच नहीं पाओगी।
उसके बाद तेजस्वी दौड़ती हुई वहाँ से भाग जाती है और वापस कभी भी चांदनी को परेशान करने के बारे में भी नहीं सोचती। पूरे शहर में आनिया अपनी माँ ईश्वरी और पिता वेदांश के साथ रहती थी। वेदांश एक अच्छी नौकरी करता था और वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। उठ जा महारानी, सुबह के 8 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक सो ही रही है। माँ अभी तो 8 ही बजे है, मुझे और सोने दीजिए ना। मैं क्या करूँ इस नालायक लड़की का। कल को जब इसकी शादी होगी तो अपने ससुराल में भी 8 बजे ही उठेगी। आनिया जल्दी से नींद से उठकर बैठ जाती है। ओफो माँ, तुम तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। मेरा नाश्ता जल्दी से रेडी कर दो। इस लड़की को तो सोकर उठने में देरी हो रही थी। अभी बोल रही थी नींद आ रही है सोने दो, अब कह रही है कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। हे ऊपर वाले, इसका क्या होगा। आनिया नाश्ता करने के बाद कॉलेज चली जाती है। वहीं वेदांश गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था। तभी ईश्वरी अपने पति वेदांश से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि आप आनिया के रिश्ते की बात कहीं न कहीं करिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद आनिया का कॉलेज भी खत्म हो जाएगा और आपको तो पता ही है सभी रिश्तेदारों के बारे में। अगर लड़की थोड़े ज्यादा दिन तक घर में रह जाती है तो कैसे बातें बनाने लगते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अरे पूरे 21 साल की हो गई है हमारी बेटी आनिया और आपको ये जल्दी लगती है। 21 साल की? मुझे तो याद ही नहीं था। चलो ठीक है, मैं आज ही इंग्लैंड वाले भाई साहब से बात करता हूँ। उनका बेटा भी तो कुछ ही समय पहले इंग्लैंड से वापस आया है। उसके बाद वेदांश इंग्लैंड वाले विलियम भाई से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने जाता है। और भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत समय बाद मुलाकात हुई। मैं तो ठीक हूँ वेदांश, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले यार। तुम तो अभी भी वैसे की वैसे ही हो। अरे थैंक यू भाई साहब। और आपका बेटा कहाँ है? मैंने सुना है कि वो इंग्लैंड से यहाँ रहने आया है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, रुको मैं अभी उसे बुलाता हूँ। फिर विलियम अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा हैरी, जरा यहाँ आना। हैरी बचपन से ही विदेश में पला बढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिंदुस्तानी संस्कृति में रंगा हुआ था। यस पापा, क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ बेटा, तुम्हें मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलवाना था। वेदांश, यही है मेरा बेटा हैरी। वेदांश को तो हैरी एक ही नजर में पसंद आ गया था। उसके बाद वेदांश उससे कहता है, विलियम, मैं चाहता हूँ कि हमारी बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। ये देख, मैं अपनी बेटी की फोटो भी लाया हूँ, क्या बोलता है तू? उसके बाद वेदांश विलियम और हैरी को आनिया की तस्वीर दिखाता है। आनिया की खूबसूरती देखकर हैरी शादी के लिए मना ही नहीं कर सका। मुझे तो तेरी बेटी बहुत पसंद आई। ये हमारे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, सही कहा ना बेटा हैरी? हैरी शर्माते हुए कहता है, हाँ पापा, जैसा आपको सही लगे। शादी के लिए तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद विलियम अपनी पत्नी टीना को आवाज लगाता है, टीना, इधर तो आओ, सबके मुंह मीठे करवाओ। फिर टीना मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाती है। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। उसके बाद वेदांश अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये अच्छी खबर सुनाता है। किसी तरह दोनों आनिया को भी शादी के लिए राजी करवा लेते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। शादी 2 महीने बाद ही थी। शादी की तैयारियों में सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए थे। लेकिन एक दिन वेदांश जब ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में वेदांश का एक हाथ टूट गया, जिससे अब वेदांश का एक हाथ नहीं रहा। हे ऊपर वाले, खुशियों के माहौल में दुख के बादल अचानक कैसे छा गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन माँ, अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि पिताजी तो अब काम नहीं कर पाएंगे। ये सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस तेरी शादी की ही चिंता लगी है। कुछ दिनों तक तो उनका गुजारा ठीक से चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तभी एक दिन अचानक आनिया की होने वाली सास उसके घर आ पहुँची। आइए बहन जी, आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ आपका?
बहन जी, हम शगुन देने आए थे। वो क्या है ना, कुछ ही दिनों बाद शादी है, तो सोचा कि सारी रस्में समय पर पूरी कर लेनी चाहिए। और भाई साहब की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब उनका हाथ काम नहीं करता। होने को कौन टाल सकता है। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। टीना जा ही रही थी कि इतने में उसे कुछ याद आता है। अरे वो तो मैं भूल ही गई, हमारी होने वाली बहू को आप शादी वाले दिन लहंगा ही पहनाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहू का लहंगा बहुत ही महंगा वाला होना चाहिए। आप तो समझ रही हैं ना बहन जी? जी जी ठीक है बहन जी। इतना बोलकर टीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन आनिया की माँ बहुत परेशान हो जाती है। इधर आनिया अपनी माँ को चिंता में देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ? सासू माँ आई थी ना, क्या कहा उन्होंने? बेटा, हमने तो सोचा था कि तेरी शादी जैसे तैसे कर देंगे, पर उन्होंने कहा है कि शादी में उनकी बहू लहंगा ही पहनेगी, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें अपने सोसाइटी के लोगों को दिखाना है। माँ बोल दो उन्हें कि अब हमें ये शादी मंजूर नहीं है। क्या उन्हें हमारी मजबूरी नहीं पता? पापा के हाथ टूट जाने के बाद से हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता अब उनके शो ऑफ के लिए हम शादी में एक्सपेंसिव लहंगा कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर। शादी विवाह में तो ये सब चलता ही रहता है। तभी इतने में ही आनिया के ससुराल से फोन आता है। हेलो जी भाई साहब। मुझे वेदांश की हालत पर बहुत दुख है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शादी ब्याह का मामला है। वैसे तो हमारी सोच बहुत मॉडर्न है, पर समाज को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत लेन देन तो करना ही होगा। आपकी जैसी मर्जी होगी, आप अपनी बेटी को उसकी खुशी के लिए जितना हो सके उतना दे देना। जी भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद फोन कट जाता है। अपने ससुराल वालों की तरफ से हो रही दिन ब दिन बढ़ती डिमांड के कारण आनिया बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए। तो तू अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? नहीं माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। क्या पता बाहर के माहौल में मुझे कुछ शांति मिले। इसके बाद आनिया अपने घर से बाहर चली जाती है और शांत माहौल ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में जा पहुंचती है। यही तो चाहिए था मुझे, चिड़ियों की चहचहाहट, गिलहरियों की किटकिट। मैं इसी माहौल में रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आनिया बहुत देर तक शांत बैठी रहती है। कुछ ही देर बाद अचानक से मौसम खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, अब मुझे घर जाना चाहिए। लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। अभी आनिया घर जाने के लिए उठ ही रही थी कि इतने में ही उसे बहुत जोर की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर आनिया बहुत घबरा जाती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? जब आनिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आसमान तक जा रहा बहुत लंबा पेड़ नजर आता है। फिर आनिया उस अजूबे को देखने के लिए उसके पास जाती है और वो देखती है कि एक पेड़ जो जमीन से लेकर आसमान में बादलों को छू रहा था। अरे बाप रे, अचानक से इतना लंबा पेड़ कहाँ से आ गया? ये तो मुझे कुछ जादुई सा लग रहा है। तभी उस लंबे से पेड़ पर एक बड़ा सा पत्ता प्रकट होता है। उसके बाद आनिया उस बड़े से पत्ते पर बैठ जाती है, क्योंकि वो जानने के लिए उत्सुक थी कि ये पेड़ अचानक से कैसे आ गया। पत्ते पर बैठने के बाद वो अपने आप ही आनिया को बादलों में ले गया। आनिया को बादलों की सैर करने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वो पत्ता बादल के ऊपर जाकर रुक जाता है। फिर आनिया उस पत्ते से उतर जाती है। ओह माय गॉड, ये कैसी अनदेखी जादुई दुनिया है। इतना सुंदर नया नजारा देखकर आनिया बहुत हैरान थी। तभी आनिया के सामने परियों की दुनिया की एक सुंदर सी परी दिखती है। आनिया को परियों की दुनिया में देखकर वो उससे पूछती है, अरे तुम तो एक इंसान हो ना, फिर तुम इस बादलों में बसी परियों की दुनिया में कैसे आई? फिर आनिया उस परी को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी ने उससे कहा, तुमने कहा कि तुम परेशान होकर शांत जगह पर समय बिताने आई थी, पर तुम परेशान क्यों थी? उसके बाद आनिया उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी भी सुना देती है। आनिया की बातें सुनकर परी भी बहुत दुखी हो जाती है। कितना दुख हुआ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं।
हाँ परी जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस जंगल में इतना विशालकाय पेड़ कैसे आ गया। दरअसल ये खुफिया दरवाजा 100 साल में एक बार खुलता है और परी लोग का ये जादुई पेड़ धरती पर जाता है, जिसके द्वारा परियां बादलों के ऊपर बसे परियों की दुनिया से पृथ्वी लोक पर जाती हैं। और ये खुफिया दरवाजा तुमने देख लिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ बादलों में परियों की दुनिया में आ पहुँची। लेकिन परी जी, अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, अपनी माँ और पिताजी के पास। परी को आनिया की आवाज में दुख नजर आ रहा था, इसलिए परी कहती है, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती हैं परी जी? पर कैसे? उसके बाद परी आनिया को अपनी आँख बंद करने के लिए कहती है। फिर आनिया अपनी आँख बंद कर लेती है। उसके बाद आनिया जब अपनी आँखें खोलती है तो वो देखती है कि जो पेड़ जमीन से बादलों तक आ रहा था, उस पेड़ पर लहंगे ही लहंगे लगे हुए थे। इतने सुंदर और कीमती लहंगे, वो भी इस पेड़ पर। क्योंकि बेटा ये परियों की दुनिया का जादुई लहंगे का पेड़ है। तुम्हें इसमें से जो भी लहंगा पसंद आए तुम वो लहंगा ले सकती हो। फिर आनिया अपनी पसंद का एक लहंगा ले लेती है और परी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अब आप मुझे दोबारा से उसी जगह पर छोड़ दीजिए जहाँ से मैं यहाँ आई थी। उसके बाद आनिया फिर से उसी जादुई लहंगे के पेड़ के पत्ते पर बैठ जाती है और फिर से वो पत्ता आनिया को पृथ्वी पर ले जाता है। लहंगा लेकर आनिया अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ और पिता को वो सारी बातें बताती है, जिससे उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। माँ, मैं इस लहंगे को पहनने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसमें कैसी लगूंगी। लहंगे के पेड़ के जादुई लहंगे को पहनकर आनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माँ, मैं इस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? बोलो ना माँ। हाँ बेटी, तू बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। लेकिन माँ, फिर भी मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर पिताजी का हाथ भी सही हो जाता तो मेरी खुशी डबल हो जाती। आनिया के इतना कहते ही उसके पिता का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे बेटी, ये देखो मेरा हाथ तो काम करने लगा। जादुई लहंगे के पेड़ का ये लहंगा तो सचमुच जादुई है। अपने पिता के हाथ को ठीक हुआ देख आनिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज आनिया की शादी थी। आनिया जादुई लहंगे के पेड़ का वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसकी सुंदरता को देख रहे थे। किसी की नजर आनिया से नहीं हट रही थी। आनिया को देखकर हैरी उससे कहता है, अरे आनिया, आज तो तुम आसमान से उतरी परी लग रही हो। हैरी की बातें सुनकर आनिया शर्मा जाती है कि तभी आनिया देखती है कि हैरी के पिता आनिया के पिता से कुछ बात कर रही हैं। इससे आनिया को पता चल जाता है कि वो दहेज की ही बात कर रही हैं। तभी वो धीरे से कहती है, काश मेरे ससुराल वाले दहेज ना लेते तो कितना अच्छा होता। आनिया के इतना कहते ही वो बिल्कुल सच हो जाता है। अरे यार वेदांश, ये सब तुम क्या कर रहे हो? हमें दहेज नहीं चाहिए। तुम अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे रहे हो, ये कम है क्या? ईश्वरी और वेदांश समझ जाते हैं कि ये सब आनिया के जादुई लहंगे का ही कमाल है। उसके बाद आनिया और हैरी की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और क्योंकि अब आनिया के पिता का हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया था, इसलिए वो दोनों भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कनिका और हर्षिता नाम की दो सहेलियां रहती थीं। कनिका स्वभाव से आलसी और कामचोर थी। वो हर वक्त काम करने या मेहनत करने से बचती थी। कनिका की माँ उर्मिला अक्सर उसे डांटती रहती थी कि वो कुछ काम कर लिया करे। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला कनिका पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे कनिका उठ जा, 10 बज गए हैं। कोई काम धंधा नहीं करती, बाहर जाकर कोई काम ही ढूंढ ले। तेरे बापू के जाने के बाद घर का सारा बोझ मुझ पर ही आ गया है। कब तक अकेली काम करूंगी मैं? अरे माँ सोने दो ना, क्यों चिंता करती हो तुम? कर लूंगी मैं कुछ काम। और तुम ना ये सुबह सुबह डांटना बंद करो। ओफो, पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। सो जा, पूरी जिंदगी सोती ही रहना। अब क्या है माँ, अब तो तुमने उठा दिया ना मुझे।
कनिका गुस्से में पैर पटकती हुई घर के दरवाजे तक पहुंची। तभी उसे घर के दरवाजे पर उसकी सहेली हर्षिता मिली। अरे कनिका, इतने गुस्से में कहाँ भागी जा रही है? रुक जा जरा। क्या करूँ यार मैं इस घर में रुक कर? माँ सारा दिन तो बस डांटती ही रहती है, बोलती ही रहती है काम पर जा काम पर जा। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे कोई काम ही ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिल जाए। हे ऊपर वाले, तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव। अगर तुम्हारे ख्याली पुलाव पक गए हो तो मेरे साथ शहर तक चलोगी? मुझे वहाँ थोड़ा काम है। हाँ चलती हूँ यार, नींद तो माँ ने खराब कर ही दी। इसी बहाने कुछ देर के लिए माँ के तानों से भी बच जाऊंगी। चलो चलते हैं। फिर कनिका हर्षिता के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में कनिका हर्षिता से बोली, अरे हर्षिता, कुछ खाने को लाई हो क्या? थोड़ी देर यहाँ रुक कर आगे बढ़ते हैं। काफी थक गई हूँ मैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ, कुछ रोटियाँ, गुड़ और एक प्याज है मेरे पास। तुम कहती हो तो कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद कनिका और हर्षिता वहीं रुक गयी और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने पीने लगी। तभी कनिका की नजर घने जंगल के बीच से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। हर्षिता, वो देख, उस घने जंगल में क्या चमक रहा है? अरे पागल, रहने दे, पता नहीं क्या है। हम यहाँ खाना खाने रुके थे ना। चलो अब चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता पागल, एक बार जंगल में चल कर देखते हैं ना कि क्या है। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे। क्या पता वहाँ कोई जंगली जानवर हुआ तो? अरे जंगली जानवर चमकता थोड़ी ना है, तुम भी पागल ही हो। चलो ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। कनिका की बात मानकर हर्षिता कनिका के साथ रोशनी का पीछा करते हुए जाने लगती है। तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? एकदम से उस सुंदर परी की आवाज सुनकर कनिका और हर्षिता दोनों डर जाती हैं। तभी कनिका पीछे मुड़कर देखती है। अरे डर मत पागल, कोई भूत या जानवर नहीं बल्कि एक सुंदर सी परियों की दुनिया की परी है। कनिका की ये बात सुनकर हर्षिता भी पीछे मुड़कर देखती है। तब वो सुंदर परी उनसे कहती है, हेलो, मैं सुंदरी परी हूँ। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? परी जी, हमें घने जंगल में से आ रही एक रोशनी दिखी थी। हम दोनों उसी रोशनी के पास जा रहे हैं। ये रोशनी उस महल से आ रही है जो परियों की दुनिया से इस घने जंगल के बीच में लाया गया है। ये कैसा महल है जो घने जंगल में लाया गया है, वो भी परियों की दुनिया से? और ये महल इतना चमक क्यों रहा है? ये महल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना कमाए रोटी खाना चाहते हैं। इस जादुई महल में रहने वाले इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता। और परियों की दुनिया के इस महल की खास बात ये है कि ये पूरा सोने का बना हुआ है। इस सोने के महल में बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस महल में अपने आप सब कुछ आ जाता है और वो भी बिना मेहनत के। क्या सच में परी जी, इस महल में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता? हाँ, इस जादुई सोने के महल में यही तो खासियत है। सुंदरी परी की ये बात सुनकर कनिका मन ही मन सोचने लगती है, काश मुझे इस महल में रहने का मौका मिल जाए, फिर मेरी भी जिंदगी आराम से गुजरेगी। ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना रोज रोज माँ की डांट सुनने को मिलेगी। बस खाओ और आराम से सो जाओ। हाय, कोई नींद से जगाने वाला भी नहीं होगा। ये सोचने के बाद कनिका फट से सुंदरी परी से कहती है, परी जी, अगर इस महल में मुझे रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देखो बेटी, तुम इस जादुई सोने के महल में रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि यदि तुमने एक बार इस जादुई सोने के महल में प्रवेश कर लिया तो फिर अपनी मर्जी से तुम वापस नहीं आ पाओगी। उस जादुई महल में लोग सिर्फ अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आते। परी जी, मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है। और वैसे भी परियों की दुनिया के जादुई सोने के महल को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? परी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे जल्दी से उस महल में भेज दीजिए। कनिका की ये बात सुनने के बाद हर्षिता बोलती है, कनिका, ये तुम क्या कर रही हो? इन सब चक्करों में मत पड़ो, बाद में बहुत पछताओगी। चलो घर चलते हैं। अरे हर्षिता, तुम जाओ यहाँ से। अब से मैं उसी जादुई सोने के महल में रहूंगी। इतना कहकर कनिका जादुई सोने के महल में जाने लगी। उसने अपनी सहेली हर्षिता की एक नहीं सुनी,
फिर बेचारी हर्षिता क्या करती, वो वहाँ से मायूस होकर चली गई। कनिका जादुई सोने के महल के नजदीक चली गई। उसने पूरा महल सोने का बना हुआ देखा और वो महल बहुत ज्यादा चमक रहा था। आए हाय, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ऊपर वाले, आई लव यू। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इस महल में जाने के लिए। तभी अचानक से उस महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कनिका फट से महल के अंदर चली जाती है। उसके महल के अंदर जाते ही उस महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कनिका ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस जादुई सोने के महल की चकाचौंध को देखकर बहुत खुश थी। कितना खूबसूरत महल है, मेरी जिंदगी तो स्वर्ग से भी खूबसूरत हो गई। एक बार कुछ खाने को अच्छा सा मंगवा लेती हूँ। रोटी चटनी खा खा कर तो बोर हो गई हूँ। इसी बहाने पता तो चलेगा क्या क्या जादू है इस महल में। जादुई सोने के महल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सा भोजन दो ना। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे खाने प्रकट हो जाते हैं। कनिका इतना सारा खाना देखकर खुशी से चिल्ला उठी। अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत सारा खाना आ गया। इतने सारे स्वादिष्ट खाने, वो भी बैठे बैठे मजा आ गया। फिर कनिका जल्दी जल्दी वो सारा खाना खा लेती है। पेट तो भर गया, अब जरा सो जाती हूँ, बहुत जोरों की नींद आ रही है। फिर कनिका सोने के लिए कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद जब कनिका सोकर उठी तो कुछ खाने के लिए मंगवाने लगी। फिर उसके आगे ढेर सारे खाने आ गए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कनिका जो मांगती वो उसे जादुई महल की मदद से मिल जाता। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब धीरे धीरे कनिका थक गई। उसके पास खाने और सोने के अलावा और कुछ करने को ही नहीं रहता था। उसे एक सोने के महल में खाओ और सो जाओ। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये तो उसकी खुद की ही इच्छा थी कि उसको ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मेहनत ना करनी पड़े, बिना कुछ काम किए सब कुछ मिल जाए। लेकिन आप कब तक बिना काम किए सिर्फ बैठकर खा सकते हो। वो बहुत उदास रहने लगी। उसे अब भूख भी नहीं लगती थी। एक दिन वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ओहो, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? परी जी, मुझे इस महल में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैंने अपनी सहेली हर्षिता की बात नहीं मानी। अरे कोई मुझे सुन रहा है? मैं मेहनत करके खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो पागल ही हो जाऊंगी। कोई मेरे साथ नहीं है। सुंदरी परी, प्लीज मुझे वापस घर भेज दो। फिर कनिका जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसे झाड़ू से पीट रहा हो। अरे करमचली निकम्मी, सूरज सर पर चढ़ गया है। मुझे काम पर जाना है और तू अभी तक सपनों की दुनिया में खोई हुई है। उठ और जाकर कोई काम ढूंढ ले। घर चलाने में मेरी मदद कर। कनिका अचानक से नींद से उठ जाती है और अपनी माँ को एकटक देखने लगती है। क्या कहा आपने? मैं कोई सपना देख रही थी? मतलब मैं जादुई सोने के महल से बाहर आ गई? माँ, मेरी प्यारी माँ। अब मुझे मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से काम ढूंढने जा। इतनी देर में वहाँ पर हर्षिता भी आ जाती है। फिर कनिका अपनी माँ और हर्षिता को अपने सपने की सारी बात बताती है और कहती है, मैं अब बहुत मेहनत करूँगी। मुझे अपने सपने से ये सबक मिल गया है कि दुनिया में बिना मेहनत किए हम जी ही नहीं सकते। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर कनिका की माँ को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कनिका अपनी माँ उर्मिला के साथ काम पर जाने लगती है और घर चलाने में अपनी माँ की मदद करने लगती है। एक शहर में महक अपनी माँ पार्वती के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही महक के पिता ने सुप्रिया नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुप्रिया की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम दामिनी था। दामिनी महक से उम्र में बड़ी थी। महक के पिता शहर में काम करते थे और अपनी सारी कमाई अपनी दूसरी पत्नी सुप्रिया को दिया करते थे और सुप्रिया उन दोनों माँ बेटी को अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखती थी।
लेकिन महक दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं सुप्रिया की बेटी दामिनी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसे सजने संवरने का बहुत ही शौक था। जितनी वो काली थी उतनी ही घमंडी लड़की थी। एक दिन दामिनी अपने कमरे में अपने चेहरे पर मेकअप कर रही थी। तभी उसके कमरे में सफाई करने के लिए महक आती है और दामिनी को मेकअप करते हुए देख लेती है। तभी वो बोलती है, अरे वाह दीदी, ये तो कितना अच्छा मेकअप है। मुझे भी थोड़ा सा मेकअप दे दो ना, मैं भी अपने चेहरे पर मेकअप लगाना चाहती हूँ। नौकरानी की बच्ची, मेरे सामने हमेशा भिखारन के जैसे हाथ मत फैलाया कर। मुझे अपनी कोई भी चीज तुम्हें देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेशक मैं वो चीज कचरे में ही क्यों ना फेंक दूंगी, लेकिन वो चीज मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अब चुपचाप यहाँ से फुट ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। तभी सुप्रिया भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी दामिनी से बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी को? मेरी रानी बेटी तो इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे माँ, ये भिखारन जब देखो मेरे सामने हाथ फैलाती रहती है। इसको मेरा महंगा वाला मेकअप चाहिए। इतना महंगा और ब्रांडेड मेकअप मैं इसे नहीं दूंगी। क्यों रे भिखारन, तुझे बहुत शौक है मेकअप लगाने का, तो तू अपनी माँ से बोल, कमा कर पैसे लाए और तुझे मेकअप दिलाए। तुम दोनों माँ बेटी को तो फ्री में खाने की आदत पड़ चुकी है। क्यों आंटी, आप कौन सा अपने पैसे कमा कर लाती हो? आपको भी तो सारे पैसे मेरे पिताजी ही देते हैं। उन पैसों पर हमारा भी तो हक है ना कि बस आप दोनों माँ बेटी का। भिखारियों की तरह तो आप दोनों माँ बेटी हमारे घर में पड़े हुए हो। अरे आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे ही घर में रहकर हमारे ही ऊपर अत्याचार कर रही हो। देखो तो माँ, इसकी कितनी जुबान चल रही है। शक्ल तो देखो जरा इस बंदरिया की। बंदरिया होगी तू, मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी काली मैना? यकीन नहीं आता तो सामने शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख ले। माँ, आप चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? ये मेरी और आपकी इतनी बेइज्जती कर रही है और आप है कि चुपचाप सुन रही हो। इतना सुनते ही सुप्रिया महक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और महक से बोलती है, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अभी चुपचाप चली जा यहाँ से। गुस्से से महक वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सुप्रिया को धक्का मार देती है और बोलती है, मोटू आंटी, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल मोही कहेगी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा और मोटू कहा। अब तो देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। सुप्रिया के डर से महक वहाँ से भाग जाती है। अरे कलमोही करमजरी कहाँ भाग गई है? कहाँ जाएगी? वापस तो इसी घर में आएगी ना। आज अगर मैंने तेरे हाथ पैर ना तोड़े तो मेरा नाम भी सुप्रिया नहीं। महक अपनी सौतेली माँ से डरकर भागते भागते एक जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर रोते बिलखते हुए बोलती है, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसके पास रहूँगी? अगर मैं उस घर में वापस गई तो वो चुड़ैल मोटू आंटी मुझे जीने नहीं देगी। वो मुझे बहुत मारेगी और माँ के बगैर मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूँगी? महक की सारी बातें पेड़ पर बैठी एक सोनी नाम की परी सुन लेती है। तभी सोनी परी बोलती है, अरे लगता है ये लड़की किसी मुसीबत में है। मुझे इस लड़की की अपने जादू से मदद करनी होगी। इतना बोलकर सोनी परी अपनी जादुई शक्ति से महक के पास आकर खड़ी हो जाती है। महक उस परी को देखकर डर जाती है और डरते हुए बोलती है, आप कौन हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। अरे बेटी, मैं सोनी परी हूँ, परियों की दुनिया की एक परी। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सचमुच आप मेरी मदद करोगी? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? फिर महक सोनी परी को अपनी सारी बातें बता देती है। तभी सोनी परी अपनी जादुई शक्ति से महक को परियों की दुनिया के जादुई सोने चांदी के कुएं के पास ले जाती है और बोलती है,
ये देखो बेटी, तुम्हारे सामने जादुई दो सोने और चांदी के कुएं हैं। ये कुएं कोई मामूली कुएं नहीं है, ये दोनों परियों की दुनिया के जादुई सोने चांदी के कुएं हैं। इसमें से एक तरफ सोने का कुआं है और दूसरी तरफ चांदी का कुआं है। अब तुम इन कुओं के पास जाओ बेटी, और इन सोने चांदी के कुएं से जो लेना चाहती हो वो ले लो। फिर महक परियों की दुनिया के जादुई कुओं के पास जाकर जादुई सोने के कुएं से एक सोने का लहंगा और चांदी के कुएं से चांदी का लहंगा ले आती है। तभी सोनी परी महक से बोलती है, बेटी ये चांदी का लहंगा तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और इस सोने वाले लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी हमेशा उसका उल्टा ही तुम्हें मिलेगा। बेटी सोने के लहंगे का इस्तेमाल कभी भी सिर्फ अपने लिए मत करना, नहीं तो ये दोनों लहंगे अपने आप गायब हो जाएंगे। इतना बोलकर सोनी परी वहाँ से चली जाती है और महक सोने और चांदी के लहंगों को देखकर बहुत ही खुश होती है और उस लहंगे से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है। महक के इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर महक की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो बोलती है, अब मैं अपनी माँ को भी इस घर में लेकर आऊंगी और अब हम दोनों को किसी की भी गुलामी नहीं करनी होगी। इतना कहकर महक अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ माँ आप कहाँ हो माँ? आइए माँ आप मेरे साथ चलिए। महक की आवाज सुनकर वहाँ पर सुप्रिया और उसकी बेटी दामिनी भी आ जाती है और सुप्रिया महक से बोलती है, अच्छा तो अब तू आ ही गई महारानी, अब देख मैं तेरे कैसे हाथ पैर तोड़ती हूँ। ओए भिखारन आंटी, अपनी हद में रहो और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ अपनी माँ को लेने आई हूँ। हमें इस घर में और खास करके तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और हाँ, अब हमें किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर महक अपनी माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी महक की माँ महक से बोलती है, ये तूने क्या किया बेटी? अब हम लोग भला कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वहाँ पर कम से कम हमारे पास सर छुपाने के लिए छत तो थी, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब हम कैसे रहेंगे बेटी? अरे माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और आप चुपचाप बस मेरे साथ चलो। महक अपनी माँ को अपने साथ अपने बड़े से घर में लेकर आती है और फिर अपनी माँ से बोलती है, माँ ये नया घर हमारा ही है, यहाँ आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद महक अपनी माँ को परियों की दुनिया के सोने चांदी के कुएं की सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर महक की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और सोनी परी का धन्यवाद करती है। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं और दोनों माँ बेटी गरीब और असहाय लोगों की खूब मदद भी करती है। अब महक भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया और उसकी बेटी दामिनी महक और पार्वती को गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हुए देख लेती है। तभी दामिनी अपनी माँ सुप्रिया से बोलती है, अरे माँ इन भिखारियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये लोग गरीबों में पैसे बांट रहे हैं? अरे हाँ बेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता इनके पास आखिर इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई। चलो हम पता लगाते हैं। फिर दोनों महक के घर का पता लगाती है और एक दिन सुप्रिया महक के घर में चुपके से घुस जाती है और महक को सोने और चांदी के लहंगे से धन मांगते हुए देख लेती है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इस महारानी को सोने चांदी के जादुई लहंगे मिले हैं तो इसी की मदद से बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन अब मैं इसका ये लहंगा ही चुरा लूंगी। उसके बाद मैं भी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और इन दोनों माँ बेटियों को फिर से अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगी। इतना कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है और रात होते ही महक के घर में घुस जाती है और वो सोने का जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, अरे दामिनी बेटा देखो तो जरा मैं क्या चुरा कर लाई हूँ।
उसके बाद सुप्रिया अपनी बेटी दामिनी को महक की सारी सच्चाई बताती है। अरे मामा, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। चलो अब जल्दी से इस जादुई सोने के लहंगे से कुछ मांगते हैं। हे जादुई सोने के लहंगे, मुझे खूब सारी धन दौलत दे दो ताकि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊँ। हे जादुई सोने के लहंगे, मुझे भी ढेर सारे सुंदर सुंदर और ब्रांडेड कपड़े और क्रीम दे दो ताकि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊँ। ये दोनों माँ बेटी ये नहीं जानती थी कि ये सोने का लहंगा हमेशा उल्टा ही काम करता है। दोनों माँ बेटी जादुई लहंगे से मांगने के बाद खुशी के मारे नाचने लग जाती हैं कि अब हम अमीर और सुंदर बन जाएंगे। लेकिन तभी जादुई सोने के लहंगे से एक तेज रोशनी होती है और सुप्रिया दुनिया की सबसे गरीब और भिखारन में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ दामिनी फटे पुराने कपड़ों के साथ दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है और जादुई सोने का लहंगा उड़कर वापस महक के पास चला जाता है। इस तरह से सुप्रिया और दामिनी को अपने किए की सजा मिल जाती है। अब महक और पार्वती खुशी खुशी अपने जादुई सोने और चांदी के लहंगों के साथ रहने लगती हैं और गरीब और बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।